पिछले हफ्ते मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, उसके बारे में अलग-अलग कार्यक्रमों में तो हम लोग नई परख पर बात कर चुके हैं और आनंद सर आपने भी उन पर काफ़ी बातचीत की है। लेकिन मैं 2 सवाल करूँगा, एक अभय सर आपसे कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह का एक तरीके से अपमान किया गया। उनकी जो अंतिम यात्रा निकली या उनका जो निगम बोध घाट पर संस्कार किया गया, वो प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप नहीं था। कैमरे लगाए गए, उसमें गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ही लगातार दिखते रहे, वगैरह-वगैरह। क्या आपको भी ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कम उदारता का परिचय दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार से उदारता की अपेक्षा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो हम लोगों की गलती है कि मैं तो कहूंगा आपने गलत सवाल पूछा। उनकी आप उदारता की आप उनसे पूछिए इसके पीछे उनकी रणनीति क्या थी। सवाल ये होना चाहिए था कि भाई इसमें उनकी क्या रणनीति थी। तो वो तो भाई दुनिया के सबसे ज्यादा कैमरा प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जहां वो जाएंगे कैमरा उन्हीं पे रहेगा और उनके देखा देखी हालत है। अब राज्यसभा टीवी की बहस देख लीजिए, उसमें लगातार कैमरा जो है वो धनखड़ साहब जो अध्यक्ष उन्हीं के चेहरे पर रहता है। यहाँ तो उधर भाषण की आवाज आती रहती है, उसको नहीं दिखाया जाता जो भाषण दे रहा है। तो जब तक प्रधानमंत्री के स्तर का या गृह मंत्री के स्तर का वक्ता ना हो तब तक कैमरा उसकी तरफ जाता ही नहीं है। तो ये तो पूरा का पूरा मीडिया का प्रचार का पूरा खेल है। कोई भी मौका हो, मौत का मौका हो, जन्म का मौका हो, भाषण देने का मौका हो, पूजा करने का मौका हो, गंगा विहार करने का मौका हो, सुरंग का उद्घाटन करने का मौका हो, कुछ भी हो, सारे कैमरे उन्हीं की तरफ रहते हैं। और दूसरे ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आपने भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया, उसको स्मारक के लिए जमीन देने में देर की, बाद में उसका दाह संस्कार भी सही जगह नहीं किया। दाह संस्कार वहीं होना चाहिए था जहां पर उनका स्मारक बनना है। तो कांग्रेस का ये आरोप सही है। कांग्रेस के इस आरोप में मुझे कोई खामी नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में तत्परता से काम करना चाहिए था। इन्होंने बहुत देरदार की। शुरू में तो ये तैयार नहीं थे स्मारक के लिए जमीन देने में। ये उसका सहारा ले रहे थे कि जब मनमोहन सिंह के ही शासनकाल में ये तय पाया गया था कि भाई राजघाट पे जगह बची नहीं है, इसलिए अब किसी को वहां पे स्मारक के लिए जगह नहीं मिलेगी, उस पर पाबंदी लगाई गई थी। उसका सहारा लेकर ये मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह नहीं देना चाहते थे। लेकिन फिर उनको लगा कि अभी अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी का जब देहांत हुआ था तब उनके स्मारक के लिए जगह दी गई, उनका राजघाट पे ही हुआ था उनका। तो वो हम अगर अभी मना करेंगे उसके लिए तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समकक्ष उनको नहीं माना मनमोहन सिंह, और उनका निगम बोध घाट पर हुआ। तो ये तो गड़बड़ तो की है काफी इन्होंने। आनंद सर, आज राजू शुक्ला ने और बाद में अभिषेक बनर्जी ने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जिसे हम मुंबई का फिल्मी दुनिया कहते हैं, बॉलीवुड कहते हैं, वहाँ के बड़े से बड़े किसी भी सितारे ने, कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए, अनुपम खेर वगैरह को, तो उन्होंने उनका इशारा शायद अमिताभ बच्चन की तरफ था कि उन्होंने 2 शब्द नहीं कहे मनमोहन सिंह के लिए। खिलाड़ियों ने भी नहीं कहे। तो क्या इसे हम सत्ता के प्रति एक डर की भावना माने कि ऐसा कहेंगे तो ऐसा करने की जरूरत क्या है, नरेंद्र मोदी नाराज हो सकते हैं, या फिर ये दिखाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति ज्यादा संवेदना लोगों के पीछे बची नहीं थी? देखिए, मैं ये एक दुख की बात है और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। अभय जी से भी मैं इसमें एक टिप्पणी चाहूंगा। दुनिया के किसी भी देश में कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा, अगर लोगों को लगता है कि गलत हुआ है या कहीं कुछ गलत होने की बात है, तो नेता उस गलती को नहीं बोलता है, वो क्रिएटिव लोग उस गलती को बोलते हैं। अब वो क्रिएटिव लोग आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, पेंटर भी हो सकते हैं, वो डांसर भी हो सकते हैं, लेकिन वो दुनिया के क्रिएटिव लोग करते हैं। चाहे वो जो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उसका मूल कहीं से क्रिएटिव लोगों का रहा। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस देश का क्रिएटिव, जो हम लोग बॉलीवुड को एक बड़ा भारी क्रिएटिव उसका मानते हैं, तो एक तो अब ये मान लेना चाहिए कि वो भी यांत्रिक ज्यादा हो गए हैं, क्रिएटिव वाला पार्ट उनका कम हो गया है, क्योंकि उनको कहाँ से क्या फायदा होगा, कहाँ से क्या नहीं होगा। मैं इसको सिर्फ एक बहुत लार्जर उसमें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां तक आपने बात कही कि भाई बॉलीवुड से नहीं आया, डर के मारे नहीं आया, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। मतलब उस बॉलीवुड में ये कहने की, ये किसके आने की हिम्मत है कि जो आके यहाँ अपना ये सिर कटाए। मैं 2 चीजें जल्दी से इसलिए जोड़ दूं कि कल अभय जी से मेरी बात हो रही थी और फिर जब मैंने उसके बाद उस बात को और टटोला तो कुछ चीजें और समझ में आई।
एक तो वीपी सिंह जी का वहां पे नहीं हुआ था, क्योंकि वीपी सिंह के परिवार की इच्छा थी कि वो जाके इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में उनको एक अलग से स्थान दिया गया था जो रेगुलर जगह नहीं थी, वहां पे उनकी अंत्येष्टि हुई थी। नरसिम्हा राव की बात को लेके बार बार बीजेपी के लोग बहुत सी चीजें कहते हैं, लेकिन नरसिम्हा राव का भी अंतिम संस्कार हैदराबाद में जाके हुआ था, वो दिल्ली में नहीं हुआ था। दो चीजें इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है कि जो कल से लगातार बीजेपी के और मुरारी मुरारी देसाई देसाई का मुरारी देसाई ने कहा था, उनकी इच्छा थी उनका साबरमती में हो, साबरमती, तो उनका साबरमती में हुआ था। हाँ, तो इसलिए ये सारे जो वहां पे नहीं हुए, ये उनके परिवार या उनकी इच्छा के अनुसार वहां पे जाके हुए हैं। एक ये भी याद रख लीजिएगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी का जब अंतिम संस्कार था, किसान घाट जहां बना है, उसके लिए दिक्कत हो रही थी, और महेंद्र सिंह टकैत और चौधरी अजीत सिंह यहां तक आ गए थे कि हम अंत्येष्टि होगी नहीं जब तक आप यहाँ जगह नहीं देंगे। ये सब होने के बाद वहां दिया गया था। मैं उसको अच्छा था बुरा था, मैं उसको आज नहीं कर रहा। ये जो एक बीजेपी की प्रवृत्ति हो गई ना कि उन्होंने गलती की थी तो हम भी गलती करेंगे, वो मतलब उन्होंने अपने कपड़े फाड़े थे तो हम नंगे दौड़ेंगे। अरे भाई, मेरे कपड़े फट गए थे, मेरे कपड़े गंदे थे, तो मैं नंगा हो जाऊं। ये बीजेपी ये कर सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक और वजह है। एक शमशान जोगी एक टर्म होता है कमल जी, शमशान जोगी होता है जो हम लोग 60 साल से ऊपर वाले खास करके जब वहां जाते हैं तो सबसे ज्यादा डर हम लोगों को लगता है कि अगली बार हो सकता है हम ही आएंगे। तो ये जो देने की बात है ना कि ट्रस्ट के लिए, ये बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो 70-75 साल के ऊपर है तो उसको भी तो जगह चाहिए, आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जगह तो चाहिए ही होगी। तो एक ट्रेडिशन अगर बना देंगे तो फिर वो ट्रेडिशन वहां पे टूटेगा भी। एक तो ये है, लेकिन मैं एक लार्जर बात, मैं अभय जी कल की बात को, ये थोड़ा कमल जी का प्रश्न नहीं है, लेकिन कल चूंकि ये बात थी और मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं उसको कंप्लीट कर दूं। कल हम लोगों को, कमल जी आपने पूछा नहीं, कल एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये मनमोहन सिंह जी के अगेंस्ट कॉर्पोरेट लॉबी एकदम से क्यों हो गई थी। हम लोग 2013-14 की बात कर रहे थे। अभय जी उसको बहुत पढ़ने में एक चीज और समझ में आई। एक जो बड़ा कारण था कि मनमोहन सिंह उदारीकरण के पक्षधर होते हुए डीलाइसेंसिंग के पक्षधर होने के बाद पहले एक ऐसे अर्थशास्त्री हिंदुस्तान में हो रहे थे जो कॉर्पोरेट टैक्स की वकालत करता था, उसको बढ़ाने की बात करता था। वो कहता था कि आप कमाइए लेकिन टैक्स ज्यादा दीजिए। तो उसका एक बड़ा कारण जो उस लॉबी का इनके अगेंस्ट होना था, वो कॉर्पोरेट टैक्स के बढ़ाने की जो ये बार बार वकालत करते थे वो था। और कॉर्पोरेट टैक्स 2014 के बाद इस बुरी तरह से कम किया गया है, उसको कुछ सोचने ही वाली बात नहीं है। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बार बार ये कहना कि कांग्रेस ने उनकी बेइज्जती की, फलाना बेइज्जती की, भाई कांग्रेस ने उनको एमपी बनाया, कांग्रेस ने लीडर ऑपोजिशन बनाया, कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस मेरा जितना जानकारी है उसके अलावा जब वो प्रधानमंत्री से हट भी गए तो कांग्रेस की कोई ऐसी महत्वपूर्ण कमेटी नहीं थी जो महत्वपूर्ण हो, जिसके पार्ट एंड पार्सल होना रहे। कांग्रेस ने उनका भरपूर उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का वो लिया। ये जो आप दस्तावेज देखते हैं जो पिछली बार 2014 के जो 2024 के इलेक्शन को पहले उनका एक पत्र निकला था, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, उसमें चिदम्बरम जी का एक प्रमुख रोल था, लेकिन उसमें एक बहुत ज्यादा इनपुट डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी था, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक बात करते थे, आर्थिक बातें करते थे, वो साउंड प्रिंसिपल्स के साथ करती है कांग्रेस। तो वो कांग्रेस में कोई ये थोड़े ही सब है, लेकिन कांग्रेस ने इन लोगों के एक्सपीरियंस का फायदा लेके एक साउंड वो चीज की थी। बीजेपी ने जो किया है वो, जैसे अभय भाई अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी अगर आगे बढ़ के पहले ही से कहती कि मैं इतना बड़ा स्थान दे रही हूँ, ऐसे करेंगे, इसको ये करेंगे, हम इसको सारे राज्यों में लेके घुमाएंगे, हम सारी जगह, अटल जी की जैसे अंत्येष्टि घुमाई थी, तो बीजेपी, कांग्रेस लाख चिल्लाती रह जाती। जैसे आज बीजेपी ने अब अपनी वल्दियत के रूप में सरदार पटेल को भी अपने साथ जोड़ लिया है, उस तरह से शायद मनमोहन सिंह को भी वो अपने साथ जोड़ सकते थे, लेकिन दे हैव लॉस्ट दैट। और मेरे हिसाब से सिख समुदाय, खास करके कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन सिख समुदाय को उन्होंने एलिनेट किया है और वो कहीं हर्ट फील कर रहा है। मेरे जो जितने सिख दोस्त हैं वो जरूरी, वो उसमें से ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वी हैव नॉट बीन ट्रीटेड एट पार, ये उनकी एक फीलिंग है। अब भाई एक छोटा कमेंट मैं आपका भी चाहूंगा इसमें। जी नहीं, आपने जो विश्लेषण किया है मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे, और मेरा मानना यह है कि ये सब बात आपकी बिल्कुल सही है।
बस मैं इसमें अपनी तरफ से इतना कहूंगा कि मनमोहन सिंह की जो आर्थिक विरासत है वो दरअसल क्या थी और 80 के दशक में क्या हो रहा था इस देश में, जिसको मनमोहन सिंह ने 90 के दशक में एक खास क्षण में उसको देश में स्थापित किया एक नीति के रूप में। उसके बाद में मनमोहन सिंह की उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या काम किया जो मनमोहन सिंह नहीं करना चाहते थे। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नोटबंदी की गई, उस नोटबंदी में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक प्लान्ड प्लंडर, लूट और प्लंडर है जो नोटबंदी की गई है। मनमोहन सिंह ने बहुत ही आक्रामक और भारतीय जनता पार्टी के नोटबंदी की नीति के धुर्रे उड़ा देने वाला भाषण उन्होंने दिया था। उस भाषण को भी याद किया जाना चाहिए। मैं अभय भाई ये भी बता दूं कि मनमोहन सिंह का एक, क्योंकि ये चीजें अब आ गई और दर्शकों तक पहुंच जानी चाहिए। जब नवंबर 2017 7 या 8 नवंबर 2017 में जब नोटबंदी हुई तो जनवरी में संसदीय कमेटी के समक्ष उर्जित पटेल साहब जो आरबीआई के गवर्नर को बुलाया गया था। कांग्रेस के कोई सज्जन उसके अध्यक्ष थे, मैं नाम अभी भूल रहा हूं, और ये भी उसके सदस्य थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वहां पे धज्जियां उड़ाई जा रही थी उर्जित पटेल वॉज स्पीचलेस, उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो मनमोहन सिंह ने उनका वो बचाव किया था। मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि भाई मिस्टर पटेल, यू हैव अ राइट नॉट टू आंसर। आपका कोई जरूरी नहीं है कि आप हर एक बात का जवाब दीजिए, आपका ये हक है कि आप जवाब मत दीजिए। और फिर उनको एक एस्केप रूट किया था। और वहां पे जब उनके लोगों ने वहीं पे कमेटी में उर्जित पटेल के सामने, उर्जित पटेल, ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं आ गई है। जब उनसे कहा गया भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा एक चीज जान लीजिएगा, आरबीआई का गवर्नर इस देश का इंस्टीट्यूशनल हेड होता है। जिस दिन आप उसकी धज्जियां उड़ा देंगे और लोगों का उस पर विश्वास नहीं रह जाएगा, उस दिन आपकी अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। तो आप इंस्टीट्यूशन हेड को डो मत करिए, आप उसको रखिए। और ये भी याद रखने वाली होगी, उर्जित पटेल ने उसके 2-3 महीने बाद आके इस्तीफा दे दिया था। और एक वो व्यक्ति जिसने अपना टर्म पूरा नहीं किया था, वो मोदी सरकार से अलविदा हुए थे और उन्होंने वहां से फेयरवेल की थी। ये मैं सिर्फ तथ्यों को एक जगह रख दे रहा हूं जिससे लोगों को, दर्शकों को ये चीज पता रहे। कमल जी, आज की बातचीत हम इस ज्ञानवर्धक बिंदु पर ही समाप्त करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में अभय जी और आनंद जी से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से यह कहूंगा कि वे नई परख के साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोनों लोगों को आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।